ये सब चौपट कर दिया, चले आते सारे नाटक करने। हाँ लेकिन तुमने तो कहा था। मैंने कहा था 20 नाटक अपनी मनमर्जी करना। नहीं, कि अच्छे अभिनय के लिए पात्र को अपने में जीना जरूरी है। पात्र को जीना, ये जीना है। ये तो बरामदा हो गया। जो कुछ भी हो, पात्र को आके कमरे तक तो पहुंचाना होगा। कमरे तक या बिस्तर तक? पर मुझे यही लगा कि नाटक साले तेरे लगने से चलेगा क्या आलेख से? इसने तो नाटक को पिछवाड़े वाली लड़की समझ लिया यार, इसीलिए लग लिया। कौन सी? वो जो पिछवाड़े की ओर सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। ऐसा करे नाटक में एक तरह से प्रेम वाला भी डाल दे। अंग्रेजी फिल्मों वाला। अरे कोई सा भी डाल देना, ये तो जगह लेगा पातों कपड़े में और देख लेगा स्टेज पर ही। तुम समझते क्यों नहीं? क्या? ये गलती आलेख की है, मेरी नहीं। आलेख यथार्थवादी नहीं है। उस स्थिति में किसी को भी गुस्सा आ जाएगा और वो साले का गला पकड़ लेगा। साले का गला नहीं, बहन पकड़ी जाती है बेटा। आलेख कभी गलत नहीं होता। तुम नाटक के पात्र हो, तुम्हें आलेख के अनुसार अभिनय करना होगा। लेकिन क्या? अगर मैंने भी पात्र को अपने में जीकर कोड़े बरसाए होते तुम पर, तो मर जाते तुम। अपनी तरफ से तो मार ही डाला था तुमने। ये देखो, देखो ये, देखो। ये तो इसलिए कि आलेख के अनुसार तुम्हें अभिनय कर देना था, तो एक आध हाथ जोर से पड़ गया होगा, वरना क्या मार नहीं डालता तुम्हें। अच्छा अब आने दो मौका। इस बात ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना, हम तो अभिनय कर लेते, कोड़ा कैसे करें? कि आलेख आखिर है किसका? लेखक मिल जाता तो कुछ हेरफेर करवा लेते। ये तो इससे पूछो, यही लाया था किसी कबाड़ी के यहाँ से। लाया तो मैं ही था यार, पर उस पर किसी लेखक का नाम ही नहीं था। किसी ने दही बड़े खा लिए होंगे आगे के पन्नों पे। नहीं यार, पूरी किताब थी, हस्त लिखी, पुरानी जिल्द बंधी हुई। ये तो पन्ने बिड़क रहे थे, इसे मैंने टाइप करवा ली। सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। दिमाग में? मजाक नहीं करते यार, कभी तो बात को सीरियसली लिया करो। अच्छा बेटे, तू दिमाग होने का दावा करते चुपके से और हम हंस भी ना सके। बेटे दिमाग ही होता तो निर्देशक नहीं हो गए होते। नहीं, लेखक कि सब उसी का नाटक खेलते रहे और उससे कोई कुछ पूछ भी ना सके। अच्छा अब बकबक बंद करो और मेरी बात सुनो। अच्छा जी सुनाओ, लेकिन चाय पिलानी होगी। हो, पकौड़े भी। अरे ठीक है, पी लेना, अब भी उधार चलती है अपनी। हिप हिप हुर्रे, लगाओ लीड की आइडिया। अरे सुनो तो सही, देखो हर दम ये इसी का रोल गड़बड़ कर जाता है। मेरा आइडिया ये है कि हम इस पर इसका कोई खास रोल रखें ही ना, उसमें काट छांट कर दे और बाकी मुख्य अभिनय हम ही लोगों का रह जाए। लेकिन लेखक से बिना पूछे आलेख कैसे बदल सकते हैं? गधे के सिर पर सींग नहीं होते प्यारे भाई। तुम गाली दे रहे हो। मैं तो सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य बता रहा था। ये चाय नाश्ते का ऑर्डर भी तो दे रहा है। तुम इसे छोड़ो, ये तो गधाई है। आगे बताओ। बीत जाओ सालो, आधा कप चाय के लिए। अरे मैं ये कहता हूँ कि जब आलेख पर किसी लेखक का नाम ही नहीं है, इसका मतलब है कि हर कोई अपनी सुविधा से थोड़ी बहुत हेरफेर तो कर सकता है। हम मूल विचार तो नहीं बदल रहे। लेकिन इस बेवकूफ को कोई रोल ही क्यों दे? ये साला कभी अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता। इसे दशा करा दे। और इसका साधारणीकरण हो गया तो क्या मतलब? मतलब ये कि ये साला वहां बैठे भी जगा लेगा किसी भी पात्र को अपने अंदर और कूदता हुआ चलाएगा स्टेज, फिर कर दो नाटक। तो इससे अंदर आने ही क्यों दे? बाहर बैठा दे बुकिंग पर। वाह बेटे, ये सारा कलेक्शन लेके बाजा किसी लोगे के साथ हनीमून मनाने और हम यहाँ मजा देना है। मंजीरे नहीं, मुझे नाटक से निकालो मत, मुझे रहने दो, थोड़ा ही सही। मैं बिल्कुल वही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं वादा करता हूँ। नहीं, तुम फिर सोचना चालू कर दोगे और आलेख की गति निकाले बैठ जाओ। नहीं सोचूंगा, मुझे रहने तो दो, थोड़ा ही सही। अच्छी बात है, लेकिन अपना बेजा नहीं जुड़ाओगे, समझे? अरे इसे निकाल देंगे तो नाटक होगा ही कैसे? इस दफा इसका रोल थोड़ा रखेंगे तो इसका सर नहीं चढ़ेगा। लेकिन रिहर्सल में इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। इस साले के साथ दिक्कत ये है कि अपनी असलियत नहीं भूल पाता। वो मैं देख लूंगा। सुनो, इस बार निर्देशन मैं करूंगा। कर लेना यार, वो चाय नाश्ता अभी तक लिया है। भुक्खड़ गई ये। चलो पहले होटल से बात है। और सुनो तुम, तब तक कमरे की साफ सफाई कर डालो, थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है।
मंत्री बन गया। इसी तरह समझदारी से काम करते रहोगे तो वो दिन भी दूर नहीं। कैसी बातें करते हैं आपके लिए तो अपर वो राजखास नहीं समझे आप, यानी कि सत्ता की खुजली। नहीं तो हम सब क्यों है राज में? अरे महाराज को भी कभी खुजली उठती है तो हमें बुलाते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, फिर जुलूस निकालते हैं। अब समझे आप? ये तो घास ही है, पर रात में मैं दांत लगाता था ताकि बाहर ना जाना पड़े, यही चल ले। रात में दांत कौन करेगा? आपको नहीं मालूम, राजकाज के लिए घास बहुत ही मुफीद मानी गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब तो आप भी चल सकते हैं थोड़ी। कैसी बातें करते हैं? सावधान! श्री श्री एक हजारा देश विक्रम महाराज श्री श्री जी बहादुर ABCD पधारे हैं। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। कैसे हो मंत्री? महाराज का इकबाल है। तुम कैसे हो कोतवाल? महाराज का प्रताप है। हम प्रसन्न हुए। महाराज की कृपा है। राज्य की व्यवस्था कैसी चल रही है मंत्री? हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? आपका इकबाल है महाराज, राज्य में चहुमुखी उन्नति हो रही है। चहुमुखी? क्या कहते हो मंत्री? तुम बेड़ा गर्क करवा दोगे? क्यों महाराज? तुम गधे हो। आपकी कृपा है महाराज। समझने की कोशिश करो मंत्री। हाँ महाराज। एक मुख भी बड़ी मुसीबत होता है, वही नहीं समझता कितना खाता है कितना बोलता है। 4 मुख? क्या कहते हो मंत्री? नहीं 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 चाहिए हमें। उन्नति कितनी भी हो ना हो, उसके मुख नहीं होना चाहिए। करो मंत्री। आप चिंता न करें महाराज, इसका इंतजाम हो जाएगा। आप विराजे महाराज। महाराज का आदेश ध्यान में रखे कोतवाल, अच्छी तरह देख ले, कोई मुख ना ले। आप निश्चिंत रहे महाराज, इसकी व्यवस्था मैं खुद देख लूंगा। तुम कितने अच्छे हो मंत्री, कितने राज। हम तुमसे प्रसन्न हुए। महाराज की कृपा मेरा सौभाग्य है। कोतवाल जी अपना काम बड़ी मेहनत से करते हैं महाराज। ये तो पीढ़ियों से राज्य की सेवा कर रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है महाराज। हम प्रसन्न हुए। कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है कोतवाल? राज्य में एक अपराधी नहीं बचा है महाराज। सच? ये कैसे कर सके तुम? मंत्री जी की बुद्धि का कमाल है कि सभी अपराधी को राज्य सेवा में ले लिया गया है महाराज। हुआ? पर ये हुआ कैसे? मंत्री जी की सलाह से कि आज जनता में घरों में ताला लगाना फजूल खर्ची समझती है महाराज। वाह 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 मंत्री, क्या उपाय निकाला है। हमें तुम पर प्रसन्नता है। हम तुम्हें जागीर में 5 गांव और देते हैं। महाराज का इकबाल बुलंद रहे। महाराज रास्ते में साक्षात्कार है। 3 गांव तुम्हें भी दिए जाते हैं कोतवाल। महाराज का प्रताप सुनने के बाद ही प्रकाशित हो। हम प्रसन्न हुए। हमारी एक ही इच्छा कि हमारे राज्य में प्रजा को कोई कष्ट ना हो। आप निश्चिंत रहे महाराज, आपके शासन में राज्य स्वर्ग हो गया है। प्रजा स्वर्गवासी और हर लड़की अप्सरा। और आप स्वयं साक्षात इंद्र महाराज। कैसा स्वर्गीय व्यक्तित्व है महाराज का। हम प्रसन्न हुए। आगे तो कोई टच करूं महाराज। हाँ कहो, क्या बात है कोतवाल? तो ये खास बात नहीं महाराज, सिर्फ एक जिज्ञासा है। बोलो। रात में मैं घास किसके लिए महाराज? ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए हाँ तुम दोनों के लिए। दोनों के लिए? हाँ, ये घास हमने विदेश से मंगवाई है। तुम्हें तो मालूम ही है कि हर साल सूखे के कारण हमें घास का इंतजाम करना पड़ता। महाराज का गाय प्रेम तो जग जानता है। पिछले वर्ष हम विदेश यात्रा में एक कृषि विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने गए। ना 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 महाराज, वो पिछला वर्ष नहीं, पिछला सप्ताह था। जानते हैं महाराज का विदेश प्रेम तो पूरा जग जानता है। ये भी जानते हैं। वहीं इस घास से हमारा परिचय हुआ। हमने उन्हें नमूना भिजवाने के लिए कहा था। अब तुम लोग इसे चखो और बताओ कि क्या हम अपने यहाँ से मंगवा लें। जरा लाना वो गट्ठन। कितनी मुलायम घास है। अच्छा, पर अब ये कैसे पता लगे कि ये हमारी देसी गायों के लिए अच्छी रहे, इसलिए तुम लोगों को बुलाया है। लो इसे चखो और बताओ।
आप भी देखें मंत्री जी। क्या घास है महाराज, ऐसी घास तो हमने कभी नहीं खाई। विदेशी है मंत्री जी। भाई ये तो मानना ही होगा कि विदेशी सभी मामलों में हमसे आगे है। जी और तो और घास उगाने तक लाते हैं, पर घास खाने में आगे नहीं है कोतवाल जी। खाने में हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है? तो ये चाहे जूते ही खाने हो। ऐसी घास का तो जूता भी खाया जा सकता है। स्वादिष्ट तो हुई मंत्री, लेकिन हमारी देसी गायों के लिए पौष्टिक भी तो होनी चाहिए। वो तो देख लेंगे महाराज, पहले कुछ आदमियों को खिलाकर देख लेंगे। जिस चीज से आदमियों को लाभ पहुंचता है वो गायों के लिए तो मुफीद रहेगी। लेकिन यदि अच्छी ना हुई, आदमी बीमार हो गए या मर गए तो? वो भी क्या हो जाए महाराज? राज्य में आदमी बहुत है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अच्छी दाएं भी कम होती जा रही है। अब ये तुम जानो मंत्री, हमारी एक ही इच्छा कि हमारे राज्य में प्रजा को कोई कष्ट ना हो। महाराज की कृपा से राज्य की प्रजा बहुत संतुष्ट है। हम प्रसन्न हुए। क्या महाराज ने इसीलिए याद किया था? एक बात और भी है मंत्री, हम तुम्हें वो चीज दिखलाना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ये हमारा सौभाग्य है महाराज। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है महाराज? हमने एक नायाब पोशाक बनवाई। इस दुनिया में इससे पहले किसी ने ऐसी पोशाक नहीं पहनी हो। महाराज की पोशाक के दर्शन कर ये आंखें धन्य हो जाएगी कोतवाल जी। इस पोशाक में से क्या खूबी है महाराज? ये साक्षात इंद्र की पोशाक है। इंद्र की पोशाक? हमने सोचा कि जब हमारा राज्य स्वर्ग हो गया है तो हमें भी स्वर्ग के राजा की तरह ही रहना चाहिए ना। महाराज ने बिल्कुल वाजिब सोचा है। आज हम उस पोशाक को पहनना चाहते हैं। आज का मुहूर्त तो बहुत ही शुभ है महाराज। ये घड़ी तो और भी शुभ महाराज। पोशाक का है महाराज। दर्जी उसे ले तो आया, लेकिन वो आप लोगों के सामने ही उसे दिखाना चाहता है। जी के सामने क्यों महाराज? दरअसल ये हमारी इच्छा। दर्जी का कहना है कि लाखों रुपयों की लागत वाले इंद्र की पोशाक हर कोई नहीं देख सकता। तो इसे वही देख सकता है जो असली बाप का बेटा हो। बाप तो जो भी होगा इसलिए होगा। कोतवाल जी, आपकी नौकरी सवाल उठाने की नहीं, सवाल मिटाने की है। इसे अफसोस है मंत्री। अरे मेरे इरादों में सवाल करने का नहीं था। तुम कितने अच्छे हो मंत्री, कितने राजभक्त। महाराज की कृपा है। आज हम उस पोशाक को पहनना चाहते हैं। दरअसल ये हमारी इच्छा है। हमने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि हम ये पोशाक तुम लोगों के सामने दिखा सकें। जल्दी दिखाइए महाराज, हमें इसे देखने में उतावले बहुत है। अब तुम पोशाक दिखा सकते हो दर्जी। फैशन डिजाइनर कहिए माय लॉर्ड। हाँ हाँ वही फेमस डिजाइनर। बट माय लॉर्ड, क्या इन लोगों को ड्रेस की फैसिलिटी के बारे में पता है? हमारे मंत्री और कोतवाल की बल्दियत पर संदेह की गुंजाइश नहीं है दर्जी। फेमस डिजाइनर। मैं तो अपनी कंडीशंस बता देना चाहता था माय लॉर्ड। मंत्री जी और कोतवाल जब भी आप इस ड्रेस को देख सकेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ड्रेस देखने के लिए रेडी हो जाइए माय लॉर्ड। ये देखिए माय लॉर्ड, ये है स्वर्गाधिपति इंद्र की बिरजिस। आहा, कैसे सोने और चांदी के तारों से झिलमिल कर रही है। क्यों मंत्री जी? आहा, आहा, क्या बिरजिस है, सचमुच स्वर्गीय। और ये है वो शेरवानी जिसे पहनकर महाराज साक्षात इंद्र लगने लगेंगे। क्यों कोतवाल जी? इंदल, इंदल, क्या क्या क्या? इंदल, इंदलों के इंदल, सचमुच का शेरवानी है महाराज। और ये है वो साफा जो इंद्र मुकुट के समतुल्य है। कैसा लगा आपको? साफा? हाँ हाँ साफा, इंद्र मुकुट साफा वास्तव में बहुत अच्छा। क्या बात है महाराज, आप कुछ
परेशान दिख रहे हो। परेशान? नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों माय लॉर्ड की ड्रेस पसंद नहीं आया? पोशाक? नहीं, पोशाक बहुत अच्छी है, वास्तव में स्वर्ग जैसी पोशाक। पर इसे पहनकर माला भी स्वर्गीय हो जाएंगे। क्या 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 हो जाएंगे? स्वर्गीय यानी स्वर्ग के, जैसे भारतीय यानी भारत के। ओके ओके, स्वर्गीय। तब तो आज इस ड्रेस को पहने माय लॉर्ड। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र। इस शुभ मुहूर्त पर पोशाक पहनकर जनता को दर्शन देने की कल्पना करें महाराज। जनता को आज ही क्या हर्ज है महाराज? अकाल से पीड़ित जनता आपको इस पोशाक में देख बहुत खुश होगी। और जनता की खुशी में तो आपकी खुशी है महाराज। और ये भी तो पता लग जाएगा कि इस राज्य में कौन है जिसका बाप असली नहीं है। ऐसी जालस सुल्तान का हमारे यहाँ क्या काम? एब्सोल्युटली राइट। तब तो आज इस ड्रेस को पहने माय लॉर्ड। महाराज तपले उतार लो, तपले तपले नहीं, तपले। क्यों मंत्री, कैसी खबर रही है हम पर ये पोशाक? साक्षात देवराज इंद्र लग रहे हैं महाराज आप। इंद्र भी शर्मा जाए महाराज। इन्हें पहले नजर तो उतार लूं। कोतवाल जी, आप महाराज के आगे रहेंगे। बैटरी में बैठ के घूरते हैं। दूल्हे का देख किस तरीका होना चाहिए। ये क्या बेवकूफी हो रही है? बेवकूफी? महाराज की शोभा यात्रा को तू बेवकूफी कहता है? शोभा यात्रा महाराज की, और नहीं तो क्या तेरा निकालेंगे जुलूस? पर इस तरह नंगे बदतमीज, हम यही पोशाक पहने हैं। पकड़ से, ये असली बाप का बेटा नहीं है। जबान संभाल कर बात करो। सवाल कर जाके अपनी माँ को पहले। माँ की गाली देता है राजा। अरे मार क्यों क्यों मुझे? तो जाने लूंगा मैं। फिर सब बिगाड़ दिया। अरे कितनी ठीक चल रही थी रिहर्सल। एक्टर का बच्चा। मुझे लगा ये सब बात भूल गया। अरे याद नहीं था तुझे? पहले के डायलॉग की बात क्या कहना? याद था, कहना था। अरे ये तो महाराज हैं। आहा, क्या साक्षात इंद्र धरती पर उतर आए हैं। तो तू गाली क्यों बकने लगा? मुझे ताव आ गया। ताव किस बात पर? मुझे लगा राजा इस तरह नंगा जुलूस निकालकर हम सबको अपमानित कर रहा है। अरे हम सबको का क्या मतलब? यानी जनता को। तो इसमें तेरा क्या लिया? तुम्हें क्या करता? और फिर तुमने गाली दी। तो गाली तो आलेख में थी। हाँ, गाली हो सकती है आलेख में, फिर गला पकड़ना क्यों नहीं है? अरे नहीं है, बस जो चीज आलेख में नहीं है उसका क्या इलाज? गलत है ये आलेख ही गलत है। जब गाली होगी तो गला पकड़ना होना चाहिए। कोई नंगा घूमे उसे नंगा नहीं कहा जाए। कैसा आलेख है ये? फिर आगे तो आलेख पर तेरा काम बोल करना है, आलेख इतना नहीं। तुझे कितनी बार कहा है, आलेख से तेरा कोई मतलब नहीं। यार इसे नहीं होगा, इसे निकल भाग जाओ।
ये साला कभी अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता। मैं स्वाभाविक अभिनय करना चाहता था। स्वाभाविक अभिनय? अरे जब अभिनय है तो स्वाभाविक कैसा? अभिनय तभी स्वाभाविक होता है जब वो आलेख और निर्देशन के अनुकूल हो। लेकिन जब आलेख ही फिर वही बात, भूसा बनाया तेरे भेजे में। हम आलेख में संवाद बदल सकते हैं, वेशभूषा बदल सकते हैं, और मन सज्जा बदल सकते हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा नहीं बदल सकते। लेकिन मैं तो सुनो, मुझे एक बात सूझी है। हाँ, मंगवा ले चाय नाश्ता और बन जा निर्देशक। यहाँ साले सब निर्देशक बनने के चक्कर में नाटक की किसी को फिक्र नहीं। बात अगर जज जाए तो निर्देशन मेरा ही रहेगा, यही कायदा है। आइडिया तो बोलो, वरना हम उल्टी कर दो। हैं? क्यों? उल्टी क्यों कर दूंगा? हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता ही नहीं। जब कोई बात सूझ जाए तो कहनी पड़ती है, और लोग एक ही सुनने के मूड में नहीं आते, फिर भी कहते जाए ये उल्टी करना नहीं है। मजाक मजाक करते रहते हैं। मजाक? अरे तुम क्या कर रहे हो इतने दिनों से? एक भी कैसे होके नहीं दे रहा। नाटक तो जाने होगा कि भी नहीं। ये सब गलती इस गधे की है, यही हर बार दिख जाता है। ये साला अभिनेता ही नहीं है। मैं अभिनय को जीता हूँ। अभिनय किया नहीं किया जाता है बेटे। बहन छोड़ो यार। देखो, ऐसा कुछ करते हैं जिससे इसे ये लगे कि इसके सामने वाला पात्र जो कुछ कर रहा है उसके लिए वही स्वाभाविक है, तब ये ठीक तरह चल पाएगा। अरे ये होगा कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। हाँ, मंगवा ले चाय नाश्ता नए निर्देशन की खुशी में। चलो। सुन, तू प्रेस से जाकर टिकट्स ले आ। आज देने की बात थी, कुछ एडवांस दे रखा है ना, बाकी शो के बाद देंगे। जरा ठीक से करना कर, पता है पंडित जी, अभी तो चारों ओर परेशानी से गिर रहा हूँ। परेशानी की तो वैसे कोई बात नहीं। हाँ, एक लफड़ा जरूर है। लोफड़ा? लोफड़ा कैसा पंडित जी? वो भी साहब के प्रशासन में। प्रशासन की नहीं, हम जन्मपत्री की बात कर रहे हैं छोटे साहब। मसला क्या है पंडित जी? कुछ खास नहीं, बस आपका भागापति शत्रु स्थान में बैठकर लगन भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहा है। इनका भागापति अपनी भागा के पति तो है खुद ही है पंडित जी। वो क्या कहते हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। देखिए, स्वयं आपका पति वह शुक्र इनका पति नहीं, पत्नी कहिए। माफ कीजिएगा छोटे साहब, ये फाइल की नोटिंग नहीं ज्योतिष है, आपकी समझ की बात नहीं है। तो फाइल की नोटिंग भी कौन से इनके बस की बात है? हमारा प्रशासन तो वैसा भी मौखिक ही चलता है हुजूर। हाँ, आप मेरे भारे के पति के बारे में कुछ कह रहे थे। भार्या का पति नहीं, भार्यापति, यानी वो ग्रह जो आपकी जन्म पत्री में पत्नी स्थान का मालिक है। जन्म पत्री में भी स्थानों की मिल्कियत का रोकड़ा है। रगड़ा कैसा? मिल्कियत का? अब मालिक है तो खरीद बेच सकता होगा, दूसरे दावेदार भी होते होंगे, जैसे हमारे यहाँ मुकदमे चलते हैं। लगता है आपकी जन्म पत्री भी देखनी पड़ेगी। मेरी क्यों? ये देखने के लिए कि आपकी बुद्धि स्थान का मालिक कहीं अस्तंगत तो नहीं हो गया। पूरी दादा ये क्या होता है? इससे ग्रह प्रभाव नहीं दिखा पाता। आप इन्हें छोड़िए, आप पहले मेरी जन्म पत्री देखिए पंडित जी। अरे आपका तो सब काम चुस्त दुरुस्त है साहब। वो भारे वाला क्या है? कुछ खास नहीं, बस आपकी श्रीमती जी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी और इस वजह से कुछ आर्थिक परेशानी रही। ये आर्थिक परेशानी रियम्बर से मिला पंडित जी। आप तो मुझे ये बताइए कि मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं? प्रमोशन के मामले में तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। वो तो हूँ पंडित जी, हर क्लास में मुझे प्रमोशन मिलता है। वो आगे भी मिलता रहेगा। ये देखिए ना, आपकी प्रमोशन और बदली के भावों के अधिपति ग्रह आपकी पत्नी के पितृस्थान में विराजमान है। ऐसा लगता है प्रमोशन और बदली दोनों में आपके ससुर की बड़ी सहायता रहेगी। सो तो लेते आइए पंडित जी, पर इस दफा ही कुछ मुसीबत आन पड़ी। मुसीबत कैसी? और सरकार ने जो कोटा निश्चित कर दिया पंडित जी। कोटा भी स्थान तो अच्छा ही है। कोटा बूंदी वाला कोटा नहीं पंडित जी। क्या कोई और कोटा भी है? कोटा यानी मतलब आपको कैसे समझाएं? कुछ नहीं पंडित जी, वो 2 या 3 वाला मामला है, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं। हो जाएगा साहब, अब ये जो मंगल की दशा लगने ही वाली है, इसमें प्रमोशन तो होना ही है। यानी कोटा भी पूरा होना ही है साहब। चाय वाला कुछ लेंगे पंडित जी? राय की बात करें, चाय तो मैं पीता ही नहीं। अरे पिछली बार तो पी थी आपने। हाँ, लेकिन उसके बाद एक आश्रम में जाना हुआ
जहाँ के प्रबंधक प्रादेशिक आश्रम के प्रबंधक बनना चाहते हैं। जन्म पत्री देखने बुलाया था। इसका चाय से क्या डालूं? वही तो साहब, वहाँ कोई चाय पीता ही नहीं। तो क्या सब दूध पीते हैं? तो क्या आप भी दूध पीते हुए? एक आदमी बड़ी देर से तंग कर रहा है श्रीमान, आप कृपया उससे मिल लें। क्यों? क्या चाहता है वो एक अर्जी दे रहा है। तो ले लो, लेकिन रिसीट मत करना। वो अर्जी पर तत्काल कार्रवाई चाहता है श्रीमान। क्या? तत्काल? ये कैसे हो सकता है? तुमने उसे बताया नहीं? यहाँ पर हर काम कायदे के मुताबिक होता है। कानून के मुताबिक हमें पहले हर अर्जी की जांच करनी होगी, तभी हम कोई निर्णय कर सकेंगे। सुनो, तुम उसे डांट कर कह दो, भाग जाएगा। वो किसी तरह से डर नहीं रहा श्रीमान। मेरा सुझाव है कि आप 2 मिनट उससे मिल लें, आपसे डर जाएगा। अच्छा, भेजो। हाँ, तुम यही खड़े रहना। वैसी बात नहीं है, गरीब लगता है। फिर भी इन गरीबों का कोई पता नहीं है। ये आदमी आप लोगों से मिलना चाहता है श्रीमान। साहब, 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 साहब। बोलो, क्या बात है? जी मैं ऐसी साहब, साहब, जी मैं ऐसी। और जी किस बात की? तुम्हें पता नहीं है मैं सिर्फ छुट्टी की अर्जी लेता है? चलाओ। सकते लेकिन क्या? ये वृक्ष लगाओ जो कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, सो क्या तुम्हें लकड़ी देने के लिए? लेकिन लकड़ी के बिना तो चाहिए तुम्हें लकड़ी? जी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है। सो क्या? जी लकड़ी के बिना उसका दाह संस्कार। नौकरी के बिना जब खाना पकाया जा सकता है तो दाह संस्कार क्यों नहीं हो सकता? क्या बात करते हैं आप? लाओ, अर्जी मुझे दो। तो गोया लकड़ी तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को चाहिए। माँ तो स्वर्गवासी हो गई, लकड़ी मुझे चाहिए उसके दाह संस्कार के लिए। वही तो, दाह संस्कार उसका होगा, इसलिए लकड़ी की जरूरत भी उसी की है। लकड़ी नहीं मिलेगी तो दाह संस्कार उसका नहीं हो सकेगा। हाँ इसीलिए ये नौकरी की असली जरूरत तुम्हारी माँ की है, तुम्हारी नहीं। कुछ भी समझ ले तो दिलवाइए तो सही। इसलिए लकड़ी तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को मिल सकती है। लेकिन माँ तो स्वर्गवासी हो गई। इसीलिए नौकरी के लिए उन्हें स्वर्ग में अर्जी देनी चाहिए। जब तुम्हारी माँ हमारी नागरिक ही नहीं रही, उसके लिए किसी चीज की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि श्रीमान चाहे तो दफा 420 के जुर्म में गिरफ्तार करवा सकते हैं। क्यों? क्या किया है मैंने? बिना जरूरत नौकरी के लिए अर्जी दी है। लेकिन चलो, आइंदा ऐसी गलती मत करना। जाओ। लेकिन लाश का क्या होगा? वहाँ सब लकड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और तुम जाना, कायदे के मुताबिक तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। केरोसिन से जला दो। आप सुनो, तुम उसे गाड़ दो। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार लाश जलाई जाती है। आखिर उनकी भी तो गति मुक्ति होती होगी। तुम चाहो तो चुनाव भी लड़ सकते हो। पंडित जी, मुझे तो पुरानी रानी का तरीका पसंद है। वो क्या साहब? कितनी करुणा थी उनमें। जी मात्र के प्रति कितनी दया। लाश का भी उपयोग था। अरे लाश को जंगल में छोड़ आते, यहाँ पक्षियों गिद्धों चिलों का आहार हो जाती थी। आहा, कितने पुण्यवान थे वे लोग। अपने यहाँ भी कहा है श्रीमान, मनो भलो विदेश को जहां आपनो खोय, माटी खाए जनावरा
महामहोत्सव होय। क्या आप कह रहे हैं पंडित जी? गति मुक्ति कैसे होगी? क्या हर्ज है बेटा, पंचभूत को उड़ना है, किसी तरह उड़ जाए। आखिर उनकी भी तो गति मुक्ति होती होगी। लेकिन मुझे अधिकार है अपने धर्म के अनुसार राज चलाने का। अधिकार? अधिकार किस बात का? कोई अधिकारी हो? मैं जनता हूँ। हैं? किसे जानते हो भाई? फिर तुम्हारी पत्नी क्या करती है? सूट के लड्डू बनाकर खिलाती होगी। तुम सब यहाँ तो पहले सिरे के मूर्ख हो या बेईमान। एक बात कहो बेटा, बकवास बंद कर। जानता है किसके सामने खड़ा है? पंडित जी, मुझे लगता है धर्म का मानदान बड़ा है, कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अवश्य कीजिए, पुण्य लाभ होगा। आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ अवश्य हो जाएगा श्रीमान। आप तो धर्म के अवतार हैं महोदय। जल्दी कुछ कीजिए साहब, मसान में सब लकड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, एक रास्ता है। बड़ी कृपा होगी साहब। तुम लाश को एक बार खैर छोड़ो, हम डॉक्टर को वहीं भेज देते हैं। क्यों? डॉक्टर क्यों? ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? हमारी माँ का। 2 या 3 बच्चों वाला। लेकिन माँ तो मर चुकी है। ऐसे भी 80 के आसपास थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारा क्या बिगड़ता है? माँ तो मर चुकी है। तुम्हें लकड़ी भी मिल जाएगी, पूरी लाश जल सके जितनी। ऊपर से 1500 रुपए और मिलेंगे। कायदे के मुताबिक हम इसी शर्त पर लकड़ी की दिशा चुनौती दे सकते हैं। और चलो मत। दफ्तर है, बाजार नहीं। ठंडे दिमाग से काम लो, हम भी तो कायदे के मुताबिक कुछ कर सकते हैं। ये कहता थोड़ी लकड़ी मेरी माँ मसान में पड़ी है और ये मुझे कायदा पढ़ा रहा है। अरे तुझे तो कहे मुताबिक अर्जी लिख रही थी। और सबके पैर पकड़ के रखे। लेकिन माँ की लाश के साथ अबे तेरी माँ तो तंबा की सुमले की खड्डे में पड़ी हुई। अरे मरी की तब लाएगा उसे। नाटक में तो सिर्फ अर्जी लिखनी थी, ऑपरेशन का तो सीन ही नहीं था। नाटक में तो यही था, पर मैं होश तो बैठा, अभिनय में डूब गया, यही ना? हाँ, पर मेरा कुर्सी उठाना ही स्वाभाविक था। चाहे आलेख में कुछ और ही लिखो। पर मैं कहता हूँ ये स्वाभाविक नहीं है। ये देखना तेरा काम है क्या? तुम कोई दूसरा आलेख क्यों नहीं लेने देते? अरे ये एक ही बड़ी मुश्किल से मिला है। अभी काट छोड़ दिखाता करें। तो फिर छोड़ो नाटक का विचार। तो फिर करने को रहेगा क्या पता है हमारे पास? लो। आलेख को मैं स्वाभाविक बना दूंगा। वो कैसे? एक आइडिया बना है। यानी कि निर्देशन तुम्हारा होगा। करने दो यार, अब ये तो खाली पूछा है। चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, चाय नाश्ता। क्या किया जाए? कुछ तो करना ही होगा। लोग आखिर समझते क्यों नहीं? उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, आखिर ये उन्हीं की लड़ाई है। बेवकूफ है सबके सब। वो कुछ कर भी नहीं सकते। प्रार्थना तो कर सकते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़ तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। नहीं, ये प्रार्थना नहीं। क्यों? क्या है इसमें? सारा बदन उधेड़ देता था वो। और उधेड़ देता था बदन। हेडमास्टर, हरामी का बच्चा। क्यों? मैं प्रार्थना ठीक तरह से नहीं गा पाता था, इसलिए। हेडमास्टर के मूछें होंगी बड़ी बड़ी। तुम्हें कैसे पता? डंडा मारने के लिए मूंछें होना जरूरी है। वो भी तली हुई।
मेरा भी हेडमास्टर बहुत पीटता था। तुम भी स्कूल में पढ़े हो? बीच में ही छोड़ दी। क्यों? पिटाई ज्यादा हो गई थी क्या? मुर्गा बनाता था या कुर्सी? मेरे बापू मुझे पढ़ा नहीं सके। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। क्या पता आज तुम क्या हो जाते। शेक्सपियर, आइंस्टाइन, शेक्सपियर, आइंस्टाइन, शेक्सपियर, आइंस्टाइन। कभी नाम भी सुना है इनका? तुम अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हो ना? नहीं। तो क्या करता है वो? कब तस्करी होता है चाय की दुकान में। तुम उसे पढ़ाते क्यों नहीं? गृहस्थी फैल गई, फिर घरवाले की बीमारी में सर पर कर्जा हो गया। वो चूके कैसे? अभी तो ब्याज ही पूरा नहीं पड़ता। तुम्हारी औरत मर गई? नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। वरना इसी तरह हमारी औरतें मरती रहेंगी, कर्ज चलते रहेंगे। सुनो, तुम माला क्यों नहीं गूंथते? माला? क्यों? माला क्यों? उसे पहनाने के लिए जिसके कारण तुम पढ़ नहीं सके, जिसके कारण तुम्हारी औरत मर गई। और तुम्हारा बेटा कब तस्करी हो रहा है? उसे अब जिंदगी भर यही करना होगा और उसके बेटे को भी पोस्ट दर पोस्ट पढ़ सही। नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। तभी तो कहता हूँ इस व्यवस्था को बदलना होगा। कहता तो मैं भी हूँ, लेकिन सवाल है कैसे? क्यों? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल हैं, आप नहीं बदल सकते। हम ही बदलेंगे, हम ही बदलेंगे, हम ही बदलेंगे, हम ही। मुझे ही कुछ करना होगा। अब तुम लोग मुझे रोको मत। नहीं, तुम नहीं, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे परवाह नहीं। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ही तो सवाल नहीं है। ये कुर्बानी तो मैं भी दे सकता हूँ। मैं भी, लेकिन इससे लड़ाई बेकार हो जाएगी। लड़ाई बिना सही नेतृत्व के नहीं जीती जा सकती। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, लेकिन मुख्य सवाल व्यवस्था बदलने का। मैं भी यही सोच कर रह जाता हूँ कि नई व्यवस्था कौन बनाएगा, और उसका नेतृत्व भी करना होगा, वरना सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। लोग समझे तब ना। लोग पता नहीं डरते क्यों हैं। उनके पास क्या है जो छिन जाएगा? मरने से डरते हैं। कायर हैं। वो अपने दिमाग और घिसटते हुए जिंदगी से चिपके हैं साले, जॉब की तरह। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य से क्या मतलब? कमी है। सुनो, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जब खुद कह रहा है तो अवश्य कर सकता है। यह भी तो उन्हीं में से है। डर जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। मैं कायर नहीं हूँ। और आज तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या करता? मैं करता भी क्या? तुम जानते हो मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं जानते तो और कौन जानते हैं? सिर्फ यही जानते हैं। बेकार है, इससे नहीं होगा। इसी तरह घिसट घिसट के मरेंगे इसके बच्चे, जैसे ये खुद घिसट रहा है। नहीं, बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। क्या करना होगा मुझे, तुम बताओ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं, ये डरपोक नहीं है। मेरा ख्याल है ये कर लेगा। इधर आओ तुम। ये ठीक नहीं है। क्यों? डर गए? मैंने पहले ही कहा था। नहीं, डरता नहीं हूँ, लेकिन ये तरीका। उसके तरीके कौन से ठीक थे? ठीक ही होते तो आज ये हालत होती तुम्हारी औरत की, तुम्हारे बच्चों की। लेकिन ये मुझसे होगा नहीं, उल्टे उसके आदमी मुझे मार डालेंगे। अभी कौन से जिंदा हो? लेकिन मैं अकेला उनका मुकाबला कैसे करूंगा? तुम अकेले नहीं हो। सत्य और न्याय
तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारी लड़ाई को पूरी मानवता की लड़ाई बना देंगे। मुझे बड़ी बड़ी बातों से डर लगता है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम कितने महान हो। जैसा कह रहे हैं वैसा कर डालो, बाकी हम पर छोड़ दो। मर भी गए तो अमर हो जाओगे। लेकिन फिर लड़ाई का क्या होगा? लड़ाई को हम जारी रखेंगे और लोगों को तैयार करेंगे और एक दिन व्यवस्था को हमारे अनुकूल बदलना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अमर हो जाओगे इतिहास में। घर में तुम्हारी तस्वीरें लगेंगी और चौराहों पर मूर्तियों में खचलियां और चीजें सभी सार्थक होगी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी दलित मानवता के लिए। और एक दिन नई व्यवस्था कायम होगी और तुम बनोगे उसके देवता और हम तुम्हारे पुजारी होंगे। बड़ा अच्छा मौका है। ये लो पिस्तौल। तुम भी चला दो ना। मैंने कभी नहीं चलाई पहले। ज्यादा सोच विचार में मत पड़ो। सोच विचार आदमी को नाकारा बना देता है। इसके आदमी आ गए तो डरो मत। अगर ये मर गया तो वो हमारे साथ होंगे। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये रोल। और फिर क्या हो गया तुम्हें यार? ये रोल तो स्वाभाविक है, तुम्हारी मनस्थिति के अनुकूल नहीं, कोई रोल मेरे अनुकूल नहीं है। हर रोल आलेख के अनुकूल होता है, अधिक से अधिक निर्देशक के अनुकूल। लेकिन ये तो विद्रोही रोल है। विद्रोह तुम्हारे आलेख और निर्देशन का मोहताज नहीं होगा। लेकिन सोचो, ये आलेख तुम्हें इतिहास में अमर कर देता। आलेख फरेब है, इतिहास होता है। मैं वर्तमान में जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे मेरी तरह रहने दो। मुझे नहीं करना किसी नाटक में रोल। तुम्हारे बिना नाटक होगा कैसे? ना हो मेरी वजह से। मैं किसी नाटक के लिए नहीं हूँ, समझे? लेकिन नाटक होना जरूरी है। वरना हम करेंगे क्या? वो तुम जानो, मेरे लिए कोई नाटक जरूरी नहीं है। तुम हमें नहीं छोड़ सकते। जब एक बार हमारे साथ हो गए ना, अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? किसी का गुलाम हो क्या? लेकिन ये नाटक तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। क्योंकि कोई चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर चल सके। और ये नाटक ही तो है ना। जो नाटक में होता है वही बाहर होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। समझने की कोशिश करो। मैंने कह दिया, मुझे कोई मतलब नहीं किसी नाटक से। मुझे अपनी तरह रहने दो, बस। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे? आ गए ना अपनी असलियत पर। एक बार फिर सोच लो। मैं अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कर लेगा बॉस, कर लेगा। इधर आओ तुम। देखो बॉस अभी गुस्से में है, समझ से काम ले यार। और तुम उधर जाके बैठने का अभिनय करो। हाँ तो कहाँ से शुरू करें बॉस?
दर्शकों, ये था नाटक किसी और का सपना। सांस्कृतिक मंत्रालय नई दिल्ली के तत्वाधान में किया गया ये नाटक। एक नाटक को करने में जितना अभिनेताओं का योगदान होता है, उतना ही मंच पार्श्व के लोग भी होते हैं उसमें सहयोग देने वाले। तो मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूँगी। प्रकाश परिकल्पना व संचालन था अशोक जोशी का। मंच का परिकल्पना थी वरुण राठौड़। मंच सज्जा में थे राम सिंह शेखावत और सागर चौहान। संगीत परिकल्पना व संचालन था शशांक रामानंद का। वेशभूषा में थे सिद्धार्थ प्रताप सिंह और रजनी सारस्वत। मंच सामग्री में थी गुरपेट सिंह और कानानाथ गोदारा। मंच संचालन में मैं ऋतु व्यास। रूप सज्जा में सुनीता और मधु गोस्वामी। प्रेक्षागृह प्रबंधक में है अनुराग व्यास, राकेश भाटी, पूनम चौधरी, पंकज सिंह राठौड़ और प्रस्तुति निर्माण के प्रबंधक थे हमारी ऊर्जा थिएटर सोसाइटी। दर्शकों, अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी इस नाटक पे अभिनय करने वाले अभिनेताओं का। तो पात्र पहले के रूप में थे आपके समक्ष राम सिंह शेखावत। पात्र दूसरे के रोल में थे आपके समक्ष सागर चौहान। पात्र तीसरे के रूप में थे आपके समक्ष यश कंवर। पात्र चौथे के रूप में थे आपके समक्ष वरुण राठौड़ और पात्र पांचवें के रूप में आपके समक्ष थे जुनैद खान। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी इस नाटक के निर्देशक, जो कि युवा है और रंगकर्मी भी है, खुद भी अभिनय करते हैं और इनका दूसरा नाटक है जो उन्होंने निर्देशित किया है। मैं आप सबसे परिचय करवाना चाहूंगी सुरेश कुमार पुनिया, जिनको सब पुनिया नाम से जानते हैं। मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इस नाटक का लेखन हमारे बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार नंद किशोर जी ने किया है, जो अभी हमारे समक्ष बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप उनका अभिवादन करें। अगर आप दो शब्द बोलना चाहें नाना जी। दर्शकों, ये नाटक कल फिर इसी समय होगा, तो आप जरूर आए। धन्यवाद।